नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न दिया सरकार ने, वो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। तो परिवारवाद तो कांग्रेस के नेता भी हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब परिवारवाद की राजनीति के सो कॉल्ड उस फ्रेम में आते हैं। और इसीलिए अब ये लग रहा है कि आज के वक्त में जो विपक्षी गठबंधन बनता दिख रहा था जून के महीने में, आज से 7 महीने पहले, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े अपने सर्वाइवल, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई में जूझता हुआ सा दिख रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, राहुल गांधी का जो रवैया है, वो बिल्कुल भी अकोमोडेटिव नहीं है। वो जैसे कि अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा। क्या वाकई में ऐसा है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शादाब मेरे साथ हैं। शादाब, क्या कांग्रेस बहुत हाई हेडेडनेस के साथ काम कर रही है, बिग ब्रदरली एटीट्यूड के साथ काम कर रही है? क्या इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं? क्या आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा इसमें ये सारी बातें सच है। देखिए, आपने नीतीश कुमार से इसकी शुरुआत की, और देखिए नीतीश कुमार आज थोड़ी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह जो थी, वो मोटे तौर पे उसकी जब झलक मिली, वो उस वक्त दिखाई दी जब लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, आज उन्होंने ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए। उन्होंने इशारे में ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट में हालांकि किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हम उस ट्वीट के बारे में भी आपको बताते हैं। उन्होंने पहला ट्वीट किया कि अक्सर, क्योंकि अब अगर आप ट्वीट खोजने जाएंगे तो ट्वीट वो डिलीट कर दिए गए। हाँ, डिलीट हो गए, पर उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। स्क्रीनशॉट शादाब के पास भी हैं, शादाब पढ़ के सुनाएंगे रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा था और क्यों 1 घंटे के अंदर वो ट्वीट डिलीट किए गए। उन्होंने लिखा कि अक्सर कुछ लोग देख नहीं पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। ये इन्होंने लिखा। अब किसके लिए लिखा ये पता नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में हो खोट। तो जब ये 2 ट्वीट आए उनके, तो उसके बाद जो लोग बिहार की राजनीति को कवर करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस तरह के ट्वीट क्यों कर रही हैं। लालू यादव की डॉटर हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि कोई आरजेडी का कोई नॉर्मल कार्यकर्ता इस तरह का ट्वीट कर रहा हो। लेकिन देखिए, अभी भी रोहिणी ने नाम नहीं लिखा था। फिर उन्होंने एक तीसरा ट्वीट किया कि समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा। तो ये तीसरा ट्वीट था सुमित जी। हाँ बिल्कुल, और ये तीसरा ट्वीट ही सबसे बड़ा इशारा कर रहा है कि हवाओं की तरह बदलती विचारधारा। हम सब जानते हैं नीतीश कुमार ने बीते 5-7 सालों के 9 साल की राजनीति में 3 बार पलटी मारी है। 2015 में वो एनडीए को छोड़कर इधर आया, लालू के साथ आया, महागठबंधन बनाया, लालू कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जीते, मुख्यमंत्री बने। फिर वो 17 में वापस चले गए, फिर वो 19 के पहले वापस चले गए। फिर उसके बाद सरकार लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, फिर तोड़कर इधर आ गए। अब आजकल फिर मुख्यमंत्री बने हुए हैं आरजेडी की मदद से। छोटी पार्टी है नीतीश कुमार की, तीसरे नंबर का, मतलब इन दोनों बड़ी पार्टी आरजेडी है, नंबर 2 का दल बीजेपी है, और नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी है। लेकिन जो सत्ता की धुरी है वो नीतीश कुमार बने हुए हैं, और नीतीश कुमार ही जब चाहते हैं सरकार बदल देते हैं। उनको भाजपा भी लेने के लिए तैयार बैठी है, लालू यादव भी उनके साथ तैयार हैं, कांग्रेस भी उनको मनाती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है राजनीति की कि सरकारें बदलती रही, दल बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे। आपको क्या लगता है कि क्यों नीतीश कुमार राजनीति में इतने प्रासंगिक हैं कि वो हट नहीं पा रहे हैं? नहीं, मुझे तो प्री फ्रैंकली स्पीकिंग नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे, 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार में काम हुआ, विकास का काम हुआ, जाति प्रथाओं को तोड़ने का काम हुआ, अति पिछड़ों को आगे लाने का काम हुआ, वो फिनोमिनल था। ये नीतीश कुमार ही थे कि जो जातीय जनगणना आज की डेट में करा पाए सक्सेसफुली। सुप्रीम कोर्ट भी रोक नहीं लगा पाया, भरपूर कोशिश की गई विपक्षों के द्वारा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो नीतीश कुमार की ताकतें थी, ये बार बार उन्होंने जो बगैर चुनाव लड़े और चुनाव के पहले गठबंधन तोड़े, गठबंधन बदले, ये उनकी छवि पर मेरे हिसाब से परसेप्शन के हिसाब से डैमेज करता है कि सुशासन बाबू को कुर्सी पे बने रहना सबसे जरूरी काम लगता है कि वो किसी भी कीमत पर कुर्सी पे रहेंगे। हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारा बात करते रह जाए और बाद सुशासन बाबू चले जाए बीजेपी के साथ। जिस तेजी के साथ आज पटना में घटनाक्रम चल रहा है शादाब, सुबह से जब से रोहिणी का ट्वीट आया, रोहिणी का ट्वीट डिलीट हुए, फिर लालू यादव ने फोन किया नीतीश कुमार से, फोन किया, समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, और
ट्वीट डिलीट करा दिया गया रोहिणी के, कहा गया कि तेजस्वी ने शायद अपनी बहन को बोला कि ट्वीट डिलीट करिए। रोहिणी वही बहन है जो सिंगापुर में रहती है, जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिताजी को दी है, ये वही उनकी बेटी है और बड़ी पॉलिटिकली एक्टिव महिला है, वो लगातार ट्वीट आपको एक खबर और भी बताऊं कि जो जितने भी बिहार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, उन सबको दिल्ली कहा जा रहा है कि दिल्ली बुलाया गया है, वो सारे लोग दिल्ली आए हैं। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली के लिए निकल गए हैं। अभी बीच में खबर आई थी कि एमएलएस को भी बुलाया गया है पटना, लेकिन अभी इस खबर का खंडन हुआ है कि एमएलएस तो नहीं आ रहे हैं, एमएलएस अपनी अपनी विधानसभा में है। अब इसमें ये खबर भी मैं पढ़ रहा हूँ शाताब, आपने कहा ना कि बुलाए गए हैं, तो मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसमें ये खबर भी आ रही है कि जो बीजेपी के बिहार के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो वो बीजेपी को अगर पलटते हैं, नीतीश कुमार आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो पार्टी चलाते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार फिलहाल बने रहें। जो 24 का चुनाव है वो नीतीश, और जो इनफैक्ट जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो। तो अब बीजेपी के दो धड़े हो गए हैं, एक धड़ा चाहता है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, एक धड़ा चाहता है कि नीतीश कुमार बने रहें। इस पर भी अब जद्दोजहद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के लिए एक पद भी सोचा गया है, जो खबरें मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार पाला बदल के इस तरफ आते हैं, बीजेपी की तरफ दोबारा फिर से पलटी मारते हैं, तो उनको एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको वहां आईएनडीआई का संयोजक नहीं बनाया गया जो वो चाहते थे। तो ये पूरे चांसेस है कि अगर वो इधर आए तो उनको मुख्यमंत्री पद बने रहने के साथ साथ संयोजक का काम भी यहाँ मिल सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए सबकी निगाहें अब नीतीश कुमार पे लगी हुई हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आज उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी और सुमित जी 15 मिनट में वो कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई। और पत्रकार बता रहे हैं कि कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। आमतौर पर प्रेस ब्रीफिंग ये भी कह रहे हैं कि आपस में दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने देखा तक नहीं, तेजस्वी पर ये सोशल मीडिया की खबर मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। आप भी, हम लोग वहां मौजूद नहीं थे इसलिए कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव वहां लिफ्ट पे खड़े रहे और नीतीश कुमार का इंतजार करते रहे। नीतीश कुमार ने नमस्ते किया और आगे बढ़ गए, कोई बातचीत नहीं की। तो ये जो इस तरह का घटनाक्रम बदल रहा है, उससे जो राजनीतिक पंडित हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या एक बार पलटी मारेंगे। देखिए खबर और भी आई कि जो शकील अहमद खान, जो कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं बिहार के, वो निमंत्रण देने गए थे नीतीश कुमार को कि राहुल गांधी की जब यात्रा आ रही है तो आप उसमें शामिल होइए। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कोई वादा नहीं किया, निमंत्रण तो ले लिया लेकिन वादा नहीं किया। हालांकि उन दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई ये अभी सामने नहीं आई है। इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट की कैबिनेट की ब्रीफिंग होती, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कोई ब्रीफिंग नहीं होती। ये दूसरा, जब कांग्रेस पार्टी न्योता देती है कि जब बिहार में यात्रा एंटर करेगी आप उसमें हमारे साथ रहिएगा, तो नीतीश कुमार नॉन कमिटल रहते हैं, यानी कंफर्म नहीं करते कि हाँ मैं आऊंगा। और इन सब के बीच में तमाम बीजेपी के, जैसा कि आपने बताया, बीजेपी के बिहार के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। खबर ये भी आई, जैसे कि मैंने कहा, कि संयोजक का पद उनको मिल सकता है। खबर ये भी आ रही है कि कल जब 26 जनवरी की परेड होगी, मुख्यमंत्री के तौर पर उस परेड की वो सलामी लेंगे पटना में, और उसके बाद कल में देर शाम तक चीजें बदल सकती है। जी बिल्कुल। तो हालांकि देखिए अभी ये सारा कुछ एक अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर मेरा सवाल नीतीश कुमार ने अभी कुछ बोला नहीं है। नीतीश कुमार जब पढ़ना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार जब पिछली बार पलटे, सारे पत्रकार उस वक्त फेल हो जाते हैं जब नीतीश कुमार अपना कदम उठाते हैं। नीतीश कुमार जब पिछली बार पलटे थे और आरजेडी छोड़कर वापस बीजेपी के पास आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते। हम कैसे उस व्यक्ति के साथ रहें जिस पर मॉल के घोटाले की जांच चल रही है, और उन्होंने तेजस्वी के लिए सब बातें बोली थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने सफाई दे दी और वो संतुष्ट। हाँ, अब क्या कह के निकलेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, अगर अभी वो छोड़ते हैं महागठबंधन का साथ, तो नीतीश कुमार किस बहाने के साथ बाहर निकले, किस कहने के साथ बाहर निकलेंगे? क्या कहेंगे? नीतीश कुमार शायद ये कह सकते हैं कि वो चाहते थे कि 31 दिसंबर तक जो सभी पार्टियां हैं वो गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर ले। इस बात को लेकर वो बार इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया इंडिया गठबंधन। तो इल्जाम वो कांग्रेस पर डालेंगे इस बार। हाँ, तो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई गठबंधन तो हो गया लेकिन सीटें नहीं बट पाई, कांग्रेस ने गंभीरता से काम नहीं किया, संयोजक अभी तक नहीं कोई बन पाया। एक ये भी विडंबना है कि इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं है। नीतीश कुमार को तो ऑफर किया गया था पिछली बार, बाकायदा ऑफिशियली खबर दी गई, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने मना किया। या मैंने अब समझ में आ रहा है कि क्यों मना किया, उनके दिमाग में कुछ और खेल चल रहा था। अगर वो संयोजक का पद तब ले लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती। हमारा चर्चा कर रहे होते नीतीश कुमार किस तरह। और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आगे बढ़ाया था संयोजक पद के लिए, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार उससे थोड़े खिन्न थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक इंडिया गठबंधन को लेकर सार्वजनिक तौर पर अभी कुछ बोला नहीं है। तो अभी देखना ये होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप जो मैं जो रीजन पूछ रहा था ना आपसे, मुझे याद आ रहा है। अगर आप गूगल करेंगे, चेक कर लीजिएगा,
खबर ये भी है कि 29 या 30 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को बुलाया है, तेजस्वी और लालू को। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो रेलवे भर्ती वाला घोटाला है, जमीन घोटाला भी उसमें शामिल है। तो उस घोटाले के तहत अगर वाकई में पूछताछ होने वाली है तो नीतीश कुमार के पास ये बहाना है, तैयार है, वही जो करप्शन वाला, कि ये घोटालेबाजों के साथ कहाँ रहे। तो बिल्कुल अब नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। और अब सुमित जी आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, हम बढ़ेंगे बिल्कुल आगे, इंडिया की और पार्टी वाली बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है शादाब, शायद बहुत से लोग जो बिहार के हैं उनको समझ में आता होगा। जेडीयू के अंदर 2 धड़े हैं, एक सांसद एक विधायक। सांसद 17 में से 16 जीते थे पिछली बार, 17 लड़के 16, और जो विधायक हैं वो करीब 46 विधायक हैं उनके। तो जो सांसद हैं उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सांसदी बची रह सकती है, क्योंकि अगर आप महागठबंधन के साथ लड़े तो आरजेडी, जिसका आज की तारीख में एक भी सांसद नहीं है, उनके लिए कुछ सीटें इनको अपनी छोड़नी पड़ेंगी। और ये विनिंग सीट छोड़ के जाने का मतलब है कि आप विनिंग किसी सांसद को नाराज कर रहे हैं। तो जो सांसद हैं वो चाहते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन रहे 19 की तरह, और जो विधायक हैं उनका दबाव नीतीश कुमार पे ये है कि आप महागठबंधन का साथ मत छोड़िए। अब नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि बीजेपी बहुत से सांसदों के संपर्क में है जिनके टिकट अगर नीतीश कुमार ने काटे तो वो बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा उसका एक आंकड़ा भी बता देते हैं कि देखिए पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पार्टी के सभी उम्मीदवार विजयी हुए थे। भाजपा को तकरीबन 96 लाख वोट मिले थे और 24% वोट मिला था भाजपा को। जनता दल के भी 16 उम्मीदवार जीते थे, 22% वोट मिला था। और इसके मुकाबले आरजेडी ने 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, सभी उम्मीदवार हारे थे और वोट मिले थे तकरीबन 16%। कांग्रेस ने 9 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे सुमित जी, और सभी कैंडिडेट हारे थे। और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हम हैं या वीआईपी हैं, बिहार में 9 विधानसभा में, लोकसभा में नहीं, एक जीता था कांग्रेस का। हाँ, एक सीट पे जीती। हाँ, कांग्रेस यही तो 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी, और महागठबंधन की एक सीट आई थी वो कांग्रेस की आई। वोट प्रतिशत जो है 7.85 था। तो यानी जो विपक्ष के खाते में सिर्फ एक लोकसभा सांसद था। तो जो आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार अपने सांसदों के भी दबाव में है, क्योंकि उनके सांसद हो सकता है चाहते हो कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं वो महाराष्ट्र के नेता है विनोद तावड़े, उनको भी पार्टी आला कमान ने दिल्ली बुला लिया। वो इस वक्त दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर थे, वो बिहार में भी नहीं थे। उनको आज अभी जब हमारा बात कर रहे हैं शादाब, अब से लेके किसी भी पल बीजेपी के अंदर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जो कि खबरें आ रही है अपने रिपोर्टर्स के द्वारा। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार ने जो इंडिया अलायंस बना है उसके प्रमुख कर्ता धर्ता नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने इस इंडिया अलायंस को बनाने के लिए काफी बात की थी और सबको एकजुट किया था, इसलिए लालू यादव ने उनको फोन किया। जैसा अभी सुमित जी ने बताया कि लालू यादव ने उनको फोन किया, उनको मनाया। कांग्रेस भी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल या राहुल गांधी उनसे बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी भी आज लौट रहे हैं, उनकी यात्रा 2 दिन के लिए रुकी है, 26 और 27 जनवरी के लिए। बढ़ते जा रहे हैं, मैं अपडेट पढ़ रहा हूँ अपने जो बिहार के रिपोर्टर्स डाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है। जेडीयू के जितने विधायक हैं 45-46, उनको नीतीश कुमार ने पटना बुला लिया है। और उधर लालू यादव ने उन तमाम विधायकों को भी आरजेडी के विधायकों को दिल्ली पटना बुला लिया है। तो बीजेपी के विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार के विधायक पटना पहुंच रहे हैं, लालू यादव के विधायक पटना पहुंच रहे हैं। तो हर खेमे की अपनी अपनी बैठकें शुरू हो गई है। तो इसका मतलब कि कुछ हो सकता है, जो हो सकता है, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, होता दिख रहा है। कितनी देर में होता है इसकी इंतजार है, बस आज होता है, कल होता है कि 30 तारीख हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे बिहार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जो विधायक दल की बैठक है वो हो सकती है, सभी पार्टीज ने अपने अपने विधायकों को पटना बुलाया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये विधायकों की जो मीटिंग होनी है ये क्या निकलेगा इससे? देखिए, इसमें तो तय है, नीतीश कुमार को तय करना है सब। एकमात्र धुरी जो है इस कहानी की वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने अगर तय कर लिया है कि उनको बीजेपी के साथ जाना है तो वो चले जाएंगे बड़े इजीली, बीजेपी उनको सपोर्ट भी कर देगी। आप देखिए ना, नीतीश कुमार पे बीजेपी जो कड़े स्वरों में हमला करती थी, बीते कितने दिनों से उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम कहना बंद कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को अपना फेवर दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी चाहती है कि 24 का चुनाव है वो जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा जाए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार के जो अति पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं, उनकी जो कोयरी कुर्मी वाला वोट बैंक जिसको लवकुश कहा जाता है, और बीजेपी का जो अगला वोट बैंक है बनिया ठाकुर, ये मिलकर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो जो यादव है वो सिर्फ यादव ही आरजेडी के पास रह पाता है। मुस्लिम भी चला जाए। हाँ, मुस्लिम भी,
तो यादव और मुस्लिम मिलकर भी 30% ही होते हैं और ये दोनों मिलकर 45% हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ा। इसीलिए आपने देखा होगा बीजेपी के नेताओं ने सुशासन पलटू राम नहीं बोला, बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार को ये नहीं कहा कि हम साथ नहीं लेंगे। आप याद करिए विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने मंच से कहा था किसी भी कीमत पर हम नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे और ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद हैं। हाँ, गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया, अब ये बयान ने ये बयान दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा 24 घंटे से इस तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। इस तरह का बयान दिया गया था कि अभी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए ऐसा लगता है कि दरवाजे खोल दिए हैं बीजेपी ने और नीतीश कुमार अगर उनके पाले में आते हैं तो एनडीए को मजबूती मिलेगी और खासतौर पर जो इंडिया का गठबंधन बन रहा है उसको एक बड़ा डेंट लगेगा। एक तीर से दो शिकार, बिल्कुल। एक तरफ तो आप विपक्ष को कमजोर कर देंगे, विपक्ष का वो नेता जो इंडिया अलायंस बनाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था, जिसने मेहनत की नीतीश कुमार ने कि विपक्ष को एक साथ एक लामबंद होना चाहिए, उसी को आपने तोड़ लिया। तो एक तो विपक्ष को डिमोरलाइज होगा कि आपके सबसे बड़े चेहरे को हम लेके चले गए जिसको आप पीएम के तौर पर पेश कर रहे थे या करना चाहते थे, इस तरह की चर्चा चल रही थी। और दूसरा, हम मजबूत होंगे, हमने 40 में से 39 जीती थी पिछली बार हमारे कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल, और एक तीर से दो शिकार। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के बाद आपने देखा कि ममता बनर्जी भी नाराज हैं। वो कांग्रेस की यात्रा पहुंचने वाली है बंगाल, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो रही हैं। वो कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल से बातचीत चल रही है। हालांकि देखिए, इसको नाराजगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गठबंधन चाहते हैं, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं चाहते हैं। इसके पीछे एक रणनीति भी मानी जा रही है कि पंजाब में उनको लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता होता है तो जो उनका विरोधी वोट है भाजपा और अकाली दल का वो एकजुट हो सकता है, तो उससे भाजपा को फायदा में हो सकता है। तो जो अलग अलग राज्य हैं वहां पे अलग अलग चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने आ रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो अगले 24 से 48 घंटे में पता चल जाएगा। ममता बनर्जी का क्या है वो तो साफ हो गया कि वो अकेले लड़ना चाहती हैं। बिल्कुल भाई, अभी तक नीतीश कुमार का औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया है। बिल पार्टी के नेता है कि हम टूट रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, इसलिए हम ये स्पेकुलेशन में बातचीत कर रहे हैं। पर ममता का तो अपने मुंह से आ गया है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगी। कांग्रेस के नेताओं ने इतनी भी कर्टियस नहीं थे कि मैं अगर आपकी यात्रा बंगाल में आने वाली है तो आप मुझे बता देते, मुझसे पूछ लेते। तो इस तरह की बातें जब वो ममता बनर्जी कर रही है और राहुल गांधी पे हमला कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं पे हमला कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी। कल जयराम रमेश वगैरह को सामने आके कहना पड़ा कि ममता इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से लेटर भेजा गया था और ममता बनर्जी लेटर क्या गया था, इन्विटेशन दिया गया था कि आप यात्रा में शामिल होइए। और ममता का कहना यह है कि अगर आप मेरे राज्य में आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तो ये इंप्रेशन जाता है कि मेरे राज्य में जैसे अन्याय हो रहा है, आप न्याय यात्रा मेरे अंदर में निकाल रहे हैं। तो आपने ये यात्रा निकालने के पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो मुख्यमंत्री के तौर पर चिट्ठी लिख रही हैं, ये सहयोगी के तौर पर न्योता दे रहे हैं। हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि जब उनकी जो जूम कॉल हो रही थी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी उसमें, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि सभी गठबंधन के दलों को हमने बुलाया है और सब लोग इनवाइट करें। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी में एक अंतर है सुमित जी की ममता बनर्जी राजनीति छोड़ देंगी लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगी। नीतीश कुमार जा सकते हैं, ममता मैं आपकी बात से डिफर करता हूं। ये एक राहत की बात है। मैं आपसे डिफर करता हूं। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ ही रेल मंत्री थी वाजपेयी जी की सरकार में। तृणमूल कांग्रेस के बनने का जब पहली बार सत्ता में आई थी दिल्ली में, तो वो बीजेपी के साथ ही रही थी। वैसा नहीं, मैं आज की तारीख में मैं इस बात से बिल्कुल अपने आप को अलग कर चुका हूं कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज मान सकता हूं कि राहुल गांधी मोदी के साथ नहीं जाएंगे और मोदी राहुल गांधी के साथ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद होगा। जो भी है साथ में थे ना। उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हुई थी तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था जिसके आधार पे वो शामिल हुई थी, जैसा कि सुमित जी कह रहे हैं कि शामिल हुई थी। जब शिवसेना कांग्रेस एक हो सकती है, जब मायावती अखिलेश एक हो सकते हैं, जब लालू यादव नीतीश कुमार एक हो सकते हैं, जब फारूक अब्दुल्ला, जब महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी एक हो सकती है, ये अलायंस बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती है कि सत्ता में कैसे आया जाए। सबको सत्ता चाहिए। और इसका जो आपको श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को भी देना पड़ेगा कि जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी को रोकने के लिए ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ आई हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम राज्यों में राजनीतिक समीकरण टूट गए हैं। कौन किसके साथ चला जाएगा बीजेपी को रोकने के नाम पे, ये कहना मुश्किल है। और अब जो फाइनल उस पे आते हैं डिस्कशन, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे आते हैं। बंगाल को लेकर इतना मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी कांग्रेस को सीटें दे या ना दे, नुकसान में कांग्रेस ही होने वाली है और फायदे में बीजेपी होने वाली है। अगर ममता बनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को अलायंस कर लेती है बंगाल के अंदर 2 सीट, 5 सीट, 7 सीट में,
तो वो कांग्रेस की फायदेमंद की चीज होगी। कांग्रेस इसीलिए कांग्रेस बनाने की, पटाने की मिन्नत के अंदाज में बात करती हुई दिखाई दे रही है ममता के आगे। कांग्रेस के जो केंद्र के नेता हैं, भले अधीर रंजन चौधरी कुछ भी कहें, बात कर रहे हैं, हाँ भले अधीर रंजन चौधरी कुछ भी कहें, दीपा दास मुंशी कुछ भी कहें, पर दिल्ली के जो नेता है वो टाई अप की कोशिश में कर रहे हैं। उनको लगता है कि ममता के साथ रहेंगे तो अलायंस बना रहेगा, इंडिया अलायंस जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल, लेकिन फायदे में तो बीजेपी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। जी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये साफ किया गया है, या कहें भगवंत मान की तरफ से ये साफ किया गया है कि पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस को साथ लेना नहीं चाहते हैं। सिर्फ जो गठबंधन होगा वो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा। तो पंजाब में क्यों अकेले लड़ेंगे? इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा तो वहां पे भाजपा और जो अकाली दल है उनको फायदा मिल सकता है, जिसकी वजह से वो अकेले लड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे एक परसेप्शन खराब हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी नाराज हैं इंडिया गठबंधन से। तो सुमित जी, ये जो आप जो इसको कैसे देखते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में तो हम साथ हैं, लेकिन पंजाब में हम फ्रेंडली फाइट करेंगे? फ्रेंडली फाइट नहीं कहना चाहिए। पंजाब में आमने सामने का मुकाबला होगा, 13 सीटें हैं। देखिए, हमको इस बात को समझना होगा कि इंडिया अलायंस में वो तमाम पार्टियां जो बीजेपी का विरोध करती हैं, पर बहुत से ऐसे सूबे हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी है ही नहीं, वहां पर वो पार्टियां आमने सामने हैं। जैसे बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस और टीएमसी, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ, मतलब एक तरफ कांग्रेस का खेमा, एक तरफ लेफ्ट का खेमा। तो क्या केरल में यूडीएफ एलडीएफ एक होकर लड़ेंगे? क्या केरल की जो 20 सीटें हैं, यूडीएफ एलडीएफ को सामने कौन होगा? बीजेपी को 20 सीटें, बीजेपी को आप आसान रास्ता दे देंगे कि आप खड़ा हो जाए। तो जहां पर भी अलायंस वही हो रहा है जहां पर बीजेपी को चुनौती देनी है, जहां पर बीजेपी मुकाबले में। पंजाब में आज की तारीख में जो 13 लोकसभा सीटें हैं शादाब, बीजेपी अकाली दल के बगैर कुछ नहीं है वहां पे। अगर बीजेपी को लोकसभा सीटें जीतनी है, लड़नी है वहां पर, तो उनको वापस अकाली दल के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो शायद यही वजह है कि इस बात को अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस समझती है कि वहां पे गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वजह से जो गठबंधन है वो दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में हो रहा है, लेकिन पंजाब में ये गठबंधन नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो इंडिया अलायंस है उसके सामने तमाम मुश्किलें खड़ी हैं। जो अलग अलग सहयोगी दल हैं वो अलग अलग राज्यों में किसी ना किसी वजह से कुछ पीछे हट रहे हैं, जिसके लिए इस अलायंस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक खबर आपको और भी बताएं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के बीच से दिल्ली लौट रहे हैं। 26 और 27 जनवरी को उनकी यात्रा बंद है। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दिल्ली आज रात तक आ जाएंगे। उसके बाद वो बात करेंगे। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे, ममता बनर्जी से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बात करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि वो नेताओं से बात करके उनको मनाएं और उनको समझाएं कि जो इंडिया अलायंस है वो क्यों जरूरी है, और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बना था, जिसको ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने लीड किया था, आखिरकार उस गठबंधन में जो दरार आ रही है उसको कैसे भरा जाए, ये राहुल गांधी कोशिश करेंगे। तो सुमित जी फिर आ गए हैं। तो सुमित जी, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे कि पंजाब में जो फाइट हो रही है, जिसको आप फ्रेंडली फाइट नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जरूरी फाइट है, तो आप कैसे देखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स? देखिए, पंजाब में कांग्रेस दोनों, जैसे आपने शायद समझा दिया होगा, मैं था नहीं यहाँ पर, पंजाब में दोनों पार्टियों का अस्तित्व वजूद बना रहे। जरूरी है कि दोनों पार्टियां लड़ती हुई दिखाई दे। अगर आप सहयोगी हो जाएंगे तो वो स्पेस जो वैक्यूम है उसको छोड़ देंगे और वहां पर बीजेपी या अकाली दल को जगह मिल सकती है। तो उसको वहां पे लड़ना जरूरी है। इसीलिए स्टेट यूनिट ऐसी बात कर रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व है दोनों पार्टियों का, संदीप पाठक जो भी आम आदमी पार्टी के बड़े सांसद हैं, जो प्रभारी भी है, उनका बयान कल आया कि अभी बातचीत चल रही है। भले भगवंत मान कुछ कहें, भले आज जैसे बाजवा साहब ने अपने शो में कह दिया मारिया शकील को कि भाई थैंक यू मान साहब, हम तो यही चाहते थे कि आपने अनाउंस कर दिया। पर ये बयान दिल्ली से नहीं आया। दिल्ली में बैठ के चल रही है, अभी भी बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है ना शादाब, जिस तरीके से नीतीश कुमार अगर पलटी मार लेते हैं, जो कि अब आज की डेट में सबको नीतीश कुमार के ऊपर, अगर नीतीश कुमार यहाँ से छिटक कर कहीं और चले गए तो फिर किस बात का इंडिया अलायंस? अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रही तो फिर किस बात का इंडिया अलायंस? उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच टाई अप होता भी है तो दो पार्टियों के बीच का टाई अप होगा, चाहे वो हरियाणा के लिए हो, गुजरात के लिए हो, गोवा के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, और पंजाब में नहीं होगा। तो फिर ऐसा होगा। अब आघाड़ी, महाराष्ट्र की खबर भी आ गई। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब जो पार्टी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी नाना पटोले को, और उनसे वो शायद प्रॉमिस किया गया था 2 या 3 सीटें उनकी पार्टी उन्होंने आगे 12-13 मांगी थी कि हम 2-3-4 सीटें आपको देंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वहां पर, उनको कह दिया कि क्या कांग्रेस के दिमाग में कोई लोचा है?
लोचा शब्द का इस्तेमाल किया है। उस चिट्ठी की बड़ी हेवीली वर्डेड चिट्ठी है वो। ऐसा लग रहा है कि वहां भी चीजें टूटने की कगार पे। तो बिल्कुल, तो ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है इंडिया अलायंस के लिए और खासतौर पर उसे गठबंधन के दलों के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मतभेद उभर के आए हैं वो इस अलायंस के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इसको सुलझाने मैं की शुरू कोशिश से हो रही है। एक चीज माफी चाहते हैं, शुरू से एक चीज बोलता रहा हूँ, बड़े पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। अगर बड़ी पार्टी बड़ा दिल नहीं दिखाएगी तो मुसीबत आएगी। कांग्रेस पार्टी, ये जितना कुछ पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसमें सबसे बड़ा अगर आप ढूंढेंगे कि किसकी वजह से हो रही है, तो वो वजह कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को 7 महीने हो गए, जून 23 को पहली बैठक हुई थी, जून के मिड में, अब तक सीटें नहीं है। जनवरी खत्म होने आ गया है, अगले महीने में चुनावों की तारीखें अनाउंस होने वाली है फरवरी में, और अभी तक हम लोग अलायंस में नहीं है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि जो कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो किस तरफ उसका रुख होता है। जो अलग अलग राज्यों में जो सहयोगी दलों के साथ जो मतभेद उभरे हैं, आखिरकार वो मतभेद कैसे सुलझेंगे। क्या ममता बनर्जी मानेंगी, जो पंजाब में कोई रास्ता निकलेगा, या नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी मनाने में सफल हो पाएगी। जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी के बड़े नेता नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। हालांकि अगले, ऐसा लगता है सुमित जी, कि 3 से 4 दिनों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और जो इंडिया गठबंधन का क्या रूप होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। कौन इससे बाहर निकलेगा या किस राज्य में क्या मतभेद खत्म होंगे, अगर ये कुछ जो कुछ भी होगा हम लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, जरूर बताएंगे। नमस्कार।